हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने द्रव्य गुण के चैप्टर जो कि है भेषज अवचारणा। इसकी बात करने वाले हैं जिससे क्वेश्चन आता है और SAQ आता है। ठीक है, क्या आता है? SAQ आता है और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मार्क्स गेनिंग है। इतना ही ईजी ये चैप्टर है। तो भेषज अवचारणा का मतलब क्या होता है? भेषज मतलब औषध, अवचारणा का मतलब होता है, प्यारे बच्चों ये याद करना ज़रूरी है, सम्यक योजना या फिर उसका प्रयोग। तो रोग, रोगी, देश काल आदि की अवस्था का सूक्ष्म परीक्षण करके उचित औषधि का चुनाव करना ही भेषज अवचारणा कहलाता है। यानी कोई भी दवा आप कभी भी किसी को भी नहीं दे सकते। दवाई देने के लिए आपको ज़रूरत है रोग की, रोगी की, देश काल आदि की, सबकी अवस्थाओं का परीक्षण करके यानी एग्जामिनेशन करके औषध देंगे आप। उसे कहा जाता है भेषज अवचारणा। और यही काम अगर आप करोगे तो आप सफल होगे अपने फील्ड में। अगर आप ये काम नहीं करते तो आप कभी सफल वैद्य बन ही नहीं सकते। भेषज के चुनाव से पूर्व चिकित्सक को 10 विध आतुर परीक्षा भावों का सूक्ष्म विश्लेषण करना अनिवार्य है। वाग्भट के अनुसार इन 10 घटकों के बिना औषधि क्या हो जाएगी? निष्फल हो जाएगी या हानिकारक हो जाएगी। या तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा और अगर रिजल्ट आएगा तो वो निगेटिव होगा, यानी हमारा डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं होगा। तो देखते हैं वो कौन कौन से 10 भाव होते हैं। ठीक है, 10 घटक होते हैं, याद कर लेंगे 10। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं दूष्य। दूष्य क्या होता है? दूष्य मैंने आपको बताया था, दोष धातु मल को इकट्ठा करके भी दूष्य कहा जाता है और अकेले धातुओं को भी दूष्य कहा जाता है। दूष्य का शाब्दिक अर्थ होता है जो दूषित होता है, और दूषित करता कौन है? दोष। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? दोष, धातु और मल, इन्होंने तीनों दूषय को माना है। दोष, धातु और मल का संबंध देखकर विपरीत गुणयुक्त भेषज का चयन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से बातें अच्छे से समझ आती हैं। रक्त दुष्टि में तिक्त, मधुर और शीत द्रव्यों का चयन किया जाता है, यानी मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अम्ल, लवण, कटु क्योंकि पित्त का वर्धन करते हैं, इसी वजह से हम किस तरह के द्रव्य यूज़ करते हैं? मधुर और तिक्त। और शीत द्रव्यों का, क्योंकि पित्त कैसा है? उष्ण है। पित्त और रक्त क्या है? एक दूसरे के समान है गुण में। जैसे रस और कफ है वैसे ही रक्त और पित्त है। चलिए देश की हम बात करते हैं। प्यारे बच्चों, इन चीज़ों में आपको समझने के लिए एग्जाम्पल को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में विद एग्जाम्पल आप लिख के आओगे तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काट ही नहीं सकते। समझते हो? वेरी इंपॉर्टेंट। देश की बात करते हैं। भूमि देश और देह देश। देखो मैं आपको मुझे एक बात याद आ गई है। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो एक बार मैम ने पूछ लिया कि बताओ बच्चों देश कितने प्रकार का होता है? वेरी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं बहुत सारे बच्चे कह रहे थे मैम आनूप देश, जांगर देश और साधारण देश, 3 तरह के देश होते हैं। मैं आगे बैठा करती हूँ मोस्टली, मेरी तो आदत ये है कि मैं आगे ही बैठूँ। इसलिए नहीं कि मुझे फर्स्ट बेंचर बनना है, बट इसलिए कि आगे बैठ के फोकस अच्छा होता है, राइट। तो मैंने कहा मैम 2 होते हैं। तो मैम ने मेरी बात सुनी। मैम ने कहा बताओ 2 कौन से होते हैं? तो देह देश और भूमि देश, एंड दैट वाज द करेक्ट आंसर, जो कि अष्टांग हृदय में लिखा है फर्स्ट चैप्टर या सेकंड में, अब तो मुझे याद नहीं है, इतना टाइम हो गया अष्टांग पढ़े हुए। तो देह देश होता है और भूमि देश, 2 तरह का देश होता है। लेकिन भूमि देश के 3 होते हैं, आनूप, जांगल और साधारण। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे देश कितने होते हैं तो वो 2 होते हैं। तो भूमि देश में 3 प्रकार होते हैं। आनूप में कफ की वृद्धि होती है, याद रखेंगे। जांगल में वात की वृद्धि होती है, इसे कैसे याद रखोगे? जंगल में अच्छी हवा चलती है, ठीक है। तो जांगल में वात, आनूप में कफ, साधारण जिसमें सारी चीज़ें साम्य अवस्था में। देह देश में व्याधि का अधिष्ठान, आमाशय, पक्वाशय आदि देखकर भेषज का चुनाव यानी औषध का चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट आता है बल। रोगी का बल कैसा हो सकता है? प्रवर, मध्यम या अवर, है ना। रोग का बल कैसा हो सकता है? बलवान रोगी एवं तीव्र रोग में क्या करना चाहिए? तीक्ष्ण भेषज देनी चाहिए, ठीक है।
दुर्बल रोगी में मृदु भेषज दो। जो बलवान रोगी है उसमें तुम अच्छी खासी, जिसमें बहुत ज़्यादा तीक्ष्णता है, वो दे दो, खपत हो जाएगी। दुर्बल रोगी में हल्की औषध देंगे, अगर उसे तेज़ औषध दोगे तो फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। काल की बात करते हैं, नित्यक और अवस्थिक। नित्यक मतलब ऋतु के अनुसार, जैसे वर्षा में वात का शमन करना, शरद में पित्त का शमन करना, ये चिकित्सा करनी ही चाहिए। अवस्था मतलब आवस्थिक मतलब अवस्था के अनुसार, जैसे व्याधि की अवस्था, नवीन अवस्था में अल्प पाचन, जीर्ण अवस्था में संशोधन या शमन कराना चाहिए। अनल, अनल किसका पर्याय है? अग्नि का। और अनिल किसका पर्याय है? वायु का। तीक्ष्ण अग्नि, मंदाग्नि, विषमाग्नि, समाग्नि अग्नि के आधार पे दीपन पाचन का प्रयोग करना चाहिए। मंदाग्नि में दीपन पाचन, ठीक है। तो मतलब यह है कि अग्नि का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। तीक्ष्ण अग्नि है तो कैसी औषध देनी चाहिए? तीक्ष्ण अग्नि है तो आप भारी औषध दे सकते हो, मंद है तो मृदु वाली दोगे, विषम है तो उस हिसाब से दोगे, सम है तो उस हिसाब से। प्रकृति कितनी होती है? देह प्रकृति वातज पित्तज कफज, और मानस प्रकृति कितनी होती है? 3 होती हैं, सत्व रज और तम। वह की बात करते हैं तो बाल, मध्य और वृद्ध होता है। बाल में मृदु और अल्प मात्रा में, मध्यम में तीक्ष्ण और पूर्ण मात्रा में, वृद्ध में रसायन दिया जाता है और वात शामक मध्य मात्रा में। क्यों? क्योंकि यही काम करेगा वृद्ध अवस्था में, तो वात बढ़ता है तो वात शामक तो चलेगा ही। रसायन देने की ज़रूरत है क्योंकि धातु का प्राकृत रूप से क्षय होता है। सत्व की बात करते हैं तो प्रवर सत्व, अवर सत्व, ठीक है। प्रवर मतलब प्रवर और अवर। प्रवर मतलब कषाय कटु भेषज सह्य, और अवर सत मतलब सुख साध्य स्वाद एवं सुगंधित भेषज उसमें देना चाहिए। अवर मतलब जो बिल्कुल ही, जिनका सत्व बहुत ही कम है, तो उनमें सुख साध्य स्वाद जिसमें उसे मज़ा है, और सुगंधित भेषज जिसमें अच्छी खुशबू हो। प्रवर सत्व है जिसका बढ़िया सत्व है, उसे कषाय भी दे दोगे तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, कटु भी दे दोगे उसे दिक्कत नहीं होगी, उसकी बॉडी सहन कर लेगी। साथ में क्या होता है कि रोगी के हेतु ओक साथ में, जिसमें रोगी अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, लाइक ओक साथ में द्रव्यों का विचार करके भेषज चुनना। आहार या फिर कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ होता है, मृदु कोष्ठ होता है, सम कोष्ठ होता है ना। तो क्रूर कोष्ठ में कैसी अग्नि कैसा दोगे? तीक्ष्ण अधिक मात्रा में रेचन, जिसमें विरेचन हो जाए। मृदु कोष्ठ में मृदु और अल्प मात्रा में भेषज देना चाहिए। ये चीज़ें फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई हैं, इसलिए बस मैंने बेसिक बता दिया। दोष अवस्था एवं व्याधि अवस्था के अनुसार भेषज का चयन का सिद्धांत, साम्यावस्था, साम अवस्था और निराम। समझते हो? साम मतलब आम के साथ, यानी जब दोष आमरस से युक्त हो तो उग्र संशोधन या स्तंभन औषधि वर्जित है। इसका मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि आम में सिर्फ हम दीपन और पाचन करते हैं। अगर आपने ये किया तो इससे क्या हो जाएगा, जो दोष है वो और ज़्यादा प्रकोपित हो जाएंगे। पाचन, दीपन, लंघन द्रव्यों का चयन करना चाहिए, जैसे नागर, मुस्ता, अतिविषा। निराम दोष अगर आम नहीं है, जब दोष आम रहित है तो फिर उसे वमन विरेचन करना चाहिए और व्याधि का शमन करना चाहिए। व्याधि के बल अनुसार गंभीर और अल्प। महाव्याधि यानी बहुदोष अवस्था में बलवान रोगी को तीक्ष्ण एवं बहुघटक युक्त भेषज दी जाती है। अल्प है, लघु व्याधि है तो अल्प दोष अवस्था में लघु, स्वादु और शमन भेषज का चयन किया जाता है। नव एवं जीर्ण, यानी कोई नई व्याधि है और कोई जीर्ण है। जो नव है, नव ज्वर जैसे उदाहरण में तो तर्पण, गुरु आहार और साक्षात शमन औषधियाँ इसमें वर्जित होती हैं, क्योंकि नव ज्वर में क्या होता है, लंघन और पाचन कराते हैं। सेम वही फॉर्मूला है कि इसमें, क्योंकि आम की नव ज्वर में आम होता है, आम में तर्पण, गुरु आहार नहीं खिलाएंगे, अगर ये सब कराएंगे तो आम का और ज़्यादा जो है प्रकोप हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। इसलिए क्या कराएंगे, लंघन और पाचन। जीर्ण व्याधि में करा सकते हैं हम। जीर्ण अवस्था में धातुओं के क्षय होने से रसायन, ग्रहण और पुनर्नवा आदि भेषज का चयन किया जाता है, यानी उसे बल देने के लिए, और शमन वगैरह शोधन करा सकते हो। 10 सेवन काल होते हैं, देखिएगा। सबसे पहले अभक्त। अभक्त क्या होता है? अभक्त यानी खाने से पहले, जब हमने सुबह उठे कुछ खाना नहीं खाया तो खाली पेट, तब ये दवाई लेनी होती है। ये क्या है? दवाई के 10 काल हैं। भेषज के सम्यक उपचारणा, यानी भेषज मतलब औषध के लिए टाइम बताया है आचार्य वाग्भट ने, 10 बताया, और ने क्या बताया वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखो,
अभक्त मतलब मतलब नहीं खाया है कुछ भी, तो सुबह ही सुबह खाली पेट। इसका उपयोग किस में होता है? कफ उद्रेक, जिसमें कफ है, जो बलवान रोगी है, वीर्यवान है, और तीक्ष्ण औषधियाँ जैसे वमन विरेचन रसायन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है सुबह सुबह। सुबह सुबह क्या होता है? बलवान रोगी में, वीर्यवान रोगी में, जिसमें कफ ज़्यादा है, और तीक्ष्ण औषधियाँ जो दी जाती हैं वो सुबह, जैसे वमन और विरेचन और रसायन। ठीक है। प्राग भक्त क्या हुआ? प्राग भक्त, प्राग भक्त मतलब भोजन से ठीक पहले। ये था अभक्त, बिल्कुल खाना खाए नहीं। प्राग भक्त मतलब खाने से जस्ट पहले। अपान वायु की दृष्टि में, ये याद करना इंपॉर्टेंट है, अपान वायु की दृष्टि में, अधोगत रोगों में और दुर्बल व्यक्ति में इसे दिया जाता है। अधोभक्त, अधो का मतलब है बाद में, तो भोजन समाप्त होने के तुरंत बाद। व्यान एवं समान वायु की दृष्टि में, इन्हें याद करना है। ये सिर्फ अपान है, ये अपान व्यान और समान है। ये अधो रोग में है तो ये ऊर्ध्व रोग में है, तथा बलवर्धक उपचार हेतु। ठीक है, दोनों का काम क्या है? बल का वृद्धि करना। प्रातः भोजन पश्चात व्यान हेतु, साय भोजन पश्चात समान हेतु। समझ आ गया? इन्होंने इस तरह से रिलेट कर दिया, आप बस इतना याद रखना। मध्य भक्त, मध्य मतलब बीच में, यानी भोजन के मध्य में, आधा भोजन करने के बाद। तो ये किस में यूज़ होता है? समान वायु में, कोष्ठगत रोग में और पित्तज विकारों में इसका यूज़ किया जाता है। समझ आ गया? देखो तीनों एकदम रिलेट करो इन्हें। मैं 3 नंबर डाल देती हूँ इस पे, नंबर 1, ये तीनों का पेयर है ना। ये याद मैंने ऐसे ही किए थे, इन्हें रिलेट करके याद कर सकते हो। प्राग भक्त की बात करी इन्होंने। प्रा मतलब जो सबसे पहले खाया जाता है, उसमें अपान वायु की दृष्टि होती है, और अधो रोगों में यानी नीचे के रोगों में और दुर्बल व्यक्ति में बल देने के लिए। ठीक है। अधो भक्त जो बाद में खाया जाता है वो व्यान और समान के लिए है। ऊर्ध्व जत्रुगत यानी ऊपर के लिए है, यानी क्लैविकल से ऊपर वाले रोगों के लिए, मुंह, आँख, नाक, कान, सिर के लिए, और बलवर्धक है। सही है। मध्य भक्त क्या है? समान वायु में है। कोष्ठ, मध्य मतलब मध्य कोष्ठ। देखो अधो नीचे और ऊपर के बीच में क्या आ जाएगा? कोष्ठ, बीच वाला, और पित्तज विकारों में इसका यूज़ किया जाता है। अंतर्भक्त की बात करते हैं तो समय, इसका क्या है? अंतर्भक्त प्रातः भोजन के पच जाने पर तथा सायं भोजन से पूर्व, यानी 2 अंतर मतलब बीच में, किसके? शाम के और सुबह के खाने के बीच में। इसका क्या है? व्यान वायु के प्रकोप में दीपन पाचन औषधियाँ देने हेतु ये वाला टाइम होता है। सभक्त यानी खाने के साथ साथ औषधि को अन्न के साथ मिलाकर पकाना या मिलाकर देना। इसे किस में यूज़ होता है? जो बच्चे दवाई नहीं खाते, जो बूढ़े दवाई खाना पसंद नहीं करते, ये उसके लिए। ठीक है। बाल, वृद्ध, सुकुमार रोगी तथा अग्निमंद से पीड़ित रोगियों में। सामुदक भोजन के प्रारंभ में तथा भोजन के अंत में। सामुदक का मतलब है 2 से। ठीक है, 2 होते हैं इसमें। सामुदक संधि भी आपने पढ़ा होगा, उसमें भी 2 चीज़ें मिलती हैं बॉक्स की तरह। तो समय के प्रारंभ में और अंत में। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? हिक्का, कंप, आक्षेप, ऊर्ध्व और अधा। देखो 2 है ना, सामुदक का मतलब 2, तो ऊर्ध्व अधा दोनों में यूज़ होता है। हिक्का में डबल कार है तो इसलिए इसे हिक्का में यूज़ होता है। कंप में, आक्षेप में, यानी वात व्याधि में इसका मोस्टली यूज़ किया जाता है। मुहुर, मुहुर बार बार देना, बार बार भोजन के बिना या भोजन के साथ भी, जिन्हें बार बार दवाई की ज़रूरत पड़ती है, यानी जो गंभीर रोग है, समझते हो, उन्हें बार बार दवाइयों की ज़रूरत किसे पड़ती है? जो गंभीर रोग होता है। तो जैसे श्वास, श्वास का मतलब यहाँ पे पता है क्या है? अस्थमा वाले रोग। कास में, तृष्णा में, वमन जिन्हें आता है, विष विकार में बार बार देनी पड़ती है। ग्रास मतलब प्रत्येक अन्न के ग्रास कोर, यानी एक जो बाइट है। ठीक है, ग्रास मतलब बाइट। अंग्रेज़ों को बता दूँ मैं, जिन्हें समझ नहीं आती है हिंदी, उनके लिए मैंने बाइट लिख दिया है। प्रत्येक अन्न के ग्रास के साथ मिलाकर खाना, ये किसके लिए यूज़ होता है? प्राणवायु के विकार और वाजीकरण के लिए यूज़ होता है। इसे याद कर लेंगे। ये पूछा जाता है, ऐसा नहीं है, जितना लिख दिया नोट्स में सफिशिएंट है, एग्ज़ाम में इतना ही पूछेगा। ग्रास अंतर की बात करते हैं। ग्रास अंतर यानी बीच में, एक ग्रास खाने के बाद और दूसरे ग्रास से पहले। समझते हो? जैसे हमने वो पढ़ा था, कौन सा अंतर पढ़ा था? अंतर्भक्त, इसमें भी बीच में था ना कि सुबह और शाम के, तो इसमें भी किसके बीच में? ग्रास अंतर यानी ग्रास के बीच में, बाइट के बीच में। तो प्राणवायु दृष्टि में, हृदय रोग में वेरी इंपॉर्टेंट है। किस में यूज़ होता है? हृदय रोग में। और तीक्ष्ण धूम आदि प्रयोग में इसका यूज़ होता है, इंपॉर्टेंट है हृदय रोग में, MCQ के लिए।
ठीक है, लिख दिया मैंने MCQ। चलिए, इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, PYQ भी आया है तो ये याद करना है। PYQ भी आता है, इससे आउट क्वेश्चन है ये, इससे क्वेश्चन आने ही आने इस चैप्टर से। अब भेषज मात्रा एवं कल्पना का चयन कैसे होता है? भेषज कल्पना का क्रम गुरुता एवं तीक्ष्ण के आधार पर पंचम स्वर सबसे ज़्यादा तीक्ष्ण और गुरु होता है, फांट सबसे ज़्यादा लघु और मृदु होता है। ये मैंने आपको पंचविध कषाय कल्पना में बताया था। तो ये किस में दिया जाता है? जिनका एकदम बल बढ़िया है, जो कि अल्प बल वाले रोगी हैं। सीक्वेंस पता है ना, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हेम और फांट। तो सबसे जो लघु है वो फांट है और सबसे ताकतवर स्वरस है। मात्रा निर्धारण अग्नि एवं वैज्ञानिक, यदि रोगी की अग्नि मंद है तो भेषज को अल्प मात्रा देनी चाहिए। ठीक है। द्रव्य वीर्य आधारित उष्ण वीर्य तीक्ष्ण वीर्य वाली द्रव्य उनकी मात्रा कम होनी चाहिए और जो शीत है उनकी मात्रा मध्यम या अधिक रखी जाती है। कॉमन सेंस है। मात्रा का समय, क्योंकि अति मात्रा में ग्लानि, मूर्छा ये सब हो जाते हैं और हीन मात्रा में रोग का शमन करने में असमर्थ हो जाती है। भेषज उच्चारण में वर्ज्य एवं सावधानियां, कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए? विपरीत भेषज सिद्धांत, वात में स्निग्ध उष्ण, पित्त में मधुर शीत, कफ में कटु का ही चयन करें। उल्टा, ठीक है, उल्टा सिद्धांत होता है ना कि जो कफ का शमन करते हैं वो वात को बढ़ाते हैं, है ना। तो यही वाली बात है कि वात में कैसा यूज़ होना चाहिए, क्योंकि वात कैसा है, रूक्ष और शीत है, तो इसमें स्निग्ध उष्ण लिया जाता है, ऐसे ही पित्त में, ऐसे ही कफ में। तद्विद्याभ्यार एक्सपर्ट कंसल्टेशन में क्या, यदि व्याधि में एक से अधिक दोष का अनुबंध हो, यानी 2 दोष और 3 दोष वाला हो, तो संसर्ग के बाद दोष की जो मुख्य दोष की प्राथमिकता देकर अनुबंधित, यानी जो उसमें प्रधान है, यानी जो अपने ज़्यादा लक्षण दिखा रहा है, पहले उसका चिकित्सा करो। पर्यावरण और मानसिक अवस्था, रोगी का मानसिक बल देश काल का विचार ना करके दी गई औषध उत्तम होने पर भी विष के समान हो जाती है। ये तो पता ही है कि आपको रोगी सारे वो 10 फैक्टर्स का ध्यान रख के आपको देनी पड़ेगी दवाई। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करें कि किसने कितने बताएं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने बुक से इसीलिए यहाँ पे लगा दिया है कि याद कर लेना। 1 मिनट रुक जाओ, इसमें भेषज काल है, ठीक है। चरक ने, तो आचार्य चरक ने बताए ये वाले कितने हो गए ये? आचार्य चरक ने कितने काल बता दिया? आचार्य चरक ने 11। कितने बताए इन्होंने? 11। निशा का मतलब है उर्दू जत्रुगत विकारों में वमन धूमादि रात में सोने के साथ देते हैं, तो इन्होंने कितने बताए? 11, याद रखेंगे। वृद्ध वाग्भट ने कितने बताए हैं? 6। वृद्ध वाग्भट ने 11 काल बताए जिनमें चरक के समान केवल अंतर्भक्त विशिष्ट है, ठीक है। तो ये पढ़ लेंगे। इन्होंने भी कितने बताए? 11, इसे भी हाईलाइट करती हूँ मैं। 6 किसने बताया फिर? सुश्रुत ने। हाँ जी, शारंगधर ने इनके 5 हैं। शारंगधर ने इन कालों को 5 भागों में विभक्त किया है, इन्होंने 5 बताए। तो बस ये याद कर लेना कि आचार्य चरक ने बताए 11, वृद्ध वाग्भट ने भी 11, लेकिन उन्होंने क्या बताया? केवल अंतर्भक्त विशिष्ट है, ठीक है, अंतर्भक्त अलग है इनके में। और शारंगधर ने कितने बताए? 5। इतना ज़रूर याद करना। ये यहाँ पे क्या लिखा है, इसे काट दो। तो ये था प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर द्रव्य गुण का। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ आ गया होगा। देखो एक बात और बता दूँ, ये पूरा आएगा तो पूरा शॉर्ट में आ सकता है, ये पूरे ये सारे टाइम लिखो, लेकिन इसमें से कोई 3 या 4 भी आ सकते हैं। तो आप कोशिश करना या तो टेबल के फॉर्म में लिख दो या फिर एकदम अलग अलग इसी तरह से लिखो जैसे मैंने लिखा है कि पहले समय की हेडिंग, फिर उपयोग, फिर हेडिंग, फिर समय, फिर उपयोग, फिर हेडिंग, फिर समय, उपयोग, ठीक है।